हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट यूनियन। तो डिसजॉइंट सेट यूनियन क्या होता है और हम लोग क्यों यूज करने वाले हैं वो समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये यूज क्यों करते हैं हम लोग। तो यार देखो, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हम सबके लाइफ में है कि ग्राफ के प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमें डीएफएस और बीएफएस से थोड़ा सा डर लगता है। तो डिसजॉइंट सेट यूनियन वहीं पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। कई सारे हम ग्राफ के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट यूनियन एल्गोरिथम से इजीली कर सकते हैं। तो डिसजॉइंट सेट यूनियन की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग को सामने दिख भी रहा होगा कि हम कुछ सेट लेते हैं, जो कि सेट सबसे पहले एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। तो उन सेट को आप शुरू में एलिमेंट्स मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच तक लिया हुआ है। तो ये सारे यूनिक सेट हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इन्हीं को जब हम कंबाइन करते हैं आपस में, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट का यूनियन करना, मतलब अलग अलग सेट को एक साथ जोड़ना। तो हम लोग इसमें तीन ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। पहला होता है मेक सेट, और दूसरा होता है फाइंड, और सबसे लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं तीसरा कंबाइन। तो समझ लेते हैं मेक सेट क्या होता है। जैसे कि हमको यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आपको अलग अलग कई सारे कुछ एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। तो इन्हीं को जब हम लोग सेट बनाते हैं, मतलब हम एक वेक्टर यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हर एक इन एलिमेंट्स की एक यूनिक आइडेंटिटी रिजर्व करके रख देते हैं, उसी को बोलते हैं मेक सेट, मतलब सेट बनाना। फाइंड फाइंड फंक्शन जो हेल्प करता है हमें हर एक एलिमेंट का पेरेंट फाइंड करने में। और कंबाइन, हम जब एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो उनकी पेरेंट्स की हेल्प से हम उनको कंबाइन करते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बट थोड़ी देर में आप लोगों को सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा। तो आप लोगों को प्रॉपर नोट्स जिससे मिल जाए, इसलिए मैंने चीज़ों को लिख भी रखा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बताया कि शुरू में सारे जो सेट होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं रिप्रेजेंटेटिव टू ईच सेट, मतलब हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है, पेरेंट। तो हर एक हम एलिमेंट का एक पेरेंट डिसाइड करते हैं। तो ये जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, जो इनिशियल स्टेट होता है जिसमें हम हर एक एलिमेंट को उसके पेरेंट नोट से डिनोट करते हैं, तो वो उसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं मेक सेट। ठीक है। और शुरू में इनिशियल स्टेज पे हम सारे एलिमेंट्स को, अब देखो, हर एक एलिमेंट अपने में सेपरेट है, तो यार वही खुद का बच्चा है, वही खुद का फादर है। इसका मतलब वो सेट यूनिक है। इसलिए हम शुरू में क्या करते हैं कि हर एक सेट को हम उसी के हेल्प से उसका पेरेंट बना देते हैं। कहते हैं कि ए सेट है तो ए का पेरेंट है, बी है तो बी का पेरेंट बी है, सी है तो सी का पेरेंट सी। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट को उसी का पेरेंट बना देते हैं इनिशियल स्टेज में, इसी को बोलते हैं मेक सेट। इसके बाद में आती है हमारी प्रॉपर्टी जो है कंबाइन। फाइंड के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंबाइन प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है। तो कंबाइन क्या कब हेल्प करता है। अब जैसे देखो, सारे सेट हमारे पास अलग अलग थे, ए अलग था, बी अलग था, सी अलग था, किसी का कोई एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था किसी को। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले स्टेज में क्या करेंगे, हम कंबाइन करना चाहेंगे एलिमेंट को। अभी हम समझ लेते हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग कोड भी समझ लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि दो एलिमेंट को कंबाइन कर दो, जैसे कि आप लोग को यहाँ दिख भी रहा होगा ए कॉमा बी। ए और बी को कंबाइन करने का क्या मतलब हुआ, देखो सबसे पहले क्या हुआ करता था, ए सेपरेट था, बी सेपरेट था, सी डी इसी तरीके से सारे एलिमेंट सेपरेट थे। अब मैंने कहा कि ए और बी को तुम एक साथ ज्वाइन कर दो, मतलब ए और बी में अब एक कनेक्शन बना दो। ठीक है। अब ये कनेक्शन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम ए को बी का फादर बनाते हो या बी को ए का। एक बार तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसको किसका फादर बनाते हो। इसके बाद वही रूल जो तुमने बना रखा है, जैसे अगर ये नोड मेरा यू है, ये बी है, तो जो तुमने बनाया है यू को वी का पेरेंट या वी को यू का पेरेंट, तो वही पूरे ओवरऑल एल्गोरिथम में अप्लाई हो जाएगा। जैसा कि मैं इस एग्जांपल में बात करूँ, मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो ए और बी को कंबाइन करना था। शुरू में इस तरीके से मेरी इनिशियल स्टेट थी। जब मैंने ए और बी को कंबाइन कर दिया तो मैंने क्या किया, मैंने बी का पेरेंट ए बना दिया। इसका मतलब मैंने पेरेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए कर दिया। मैंने कहा जो बी का पेरेंट हो उसे ए कर दो। तो यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा कि हम वी वाला जो चाइल्ड है उसको हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट उसका बना रहे हैं यू वाले को। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो इनिशियल स्टेट है वो इस तरीके से अपडेट भी हो जाएगा। और तुम्हें यहाँ पे कनेक्शन भी दिख रहा होगा कि जब हम एक दूसरे को कंबाइन कर देंगे ए और बी को, तो ए और बी साथ में आ जाएंगे। बाकी सारे नोड अभी भी सेपरेट हैं। तो ये इनिशियल स्टेट से जो हम ये अगले स्टेट में है, ये चीज़ हमको बता रही है कि
अभी कौन से एलिमेंट का पेरेंट कौन है, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग को लिख भी रखा है मैंने कि नाउ ए एंड बी बिलोंग टू द सेम सेट। ठीक है, क्यों सेम सेट में, क्योंकि ए और बी आपस में कनेक्ट हो गए और मुझे इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है ना, तो इसलिए मुझे एक ना एक काम करना पड़ेगा, या तो ए को बी का पेरेंट या तो बी को ए का पेरेंट। हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, तो हमने शुरू में एक पेरेंट वेक्टर या एरे जो भी आप बनाइए इनिशियलाइज किया था, तो हमने इनिशियल स्टेट में हर एक एलिमेंट को उसी का पेरेंट बनाया था, मतलब पेरेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, पेरेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी, पेरेंट ऑफ सी इज इक्वल टू सी, ऐसे मैंने मेक सेट में कर दिया था। ठीक है, तो जब मैंने कंबाइन किया तो मैंने कंबाइन करने के साथ में क्या किया, मैंने u कॉमा वी था, तो मैंने कहा पेरेंट ऑफ v इज इक्वल टू यू। सिंपल ये स्टेटमेंट से मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, मेरा स्टेट ऐसे अपडेट हो गया। अभी इसमें तो एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, बट अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा ही हो रहा होगा, अभी आप मान के चलिए, फिर मैं आगे दिखा दूंगा ट्विस्ट क्या था। ठीक है, इसके बाद में फिर हमने एक एग्जांपल और लिया, मैंने कहा कंबाइन सी और डी। तो अभी तक आप लोग को पता था कि ए कंबाइन हो चुका था बी से, और मैंने बी को ए का चाइल्ड बनाया था, मतलब बी का पेरेंट मैंने ए बनाया था, देखो यहाँ पे। तो ये चीज स्टेट मेरी अपडेट हो गई थी। अब मैंने कहा कि डी डी का पेरेंट सी बना दो, वही बात हुई ना, एक बार तुमने डिफाइन कर दिया कि पेरेंट ऑफ वी इज इक्वल टू यू, तो अब हमेशा वही होगा, मतलब सेकेंड वाला नोड फर्स्ट का क्या बन जाएगा, चाइल्ड। तो जब मैंने सी और डी को कंबाइन करना चाहा, तो अभी क्या होगा, डी का पेरेंट सी बन जाएगा मेरे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, जो मैंने लिखा था पेरेंट ऑफ इज इक्वल टू यू से। तो करंट मेरा स्टेट जो है वो अपडेट हो जाएगा कैसे, ए का पेरेंट ए ही है, क्यों, क्योंकि ए से ऊपर अभी तक कोई नहीं है, तो ए को मैंने अपडेट भी नहीं किया था। बी का पेरेंट ए हो चुका, तो मैंने बी को अपडेट किया था, तो बी का पेरेंट देखो ए हो चुका। इसके बाद सी का पेरेंट सी, क्योंकि मैंने सी को अभी तक नहीं छुआ था, लेकिन अब यहाँ पे जब मैंने कंबाइन सी कॉमा डी किया, तो अब सी का पेरेंट क्या बन जाएगा, तो सी का पेरेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी सी का पेरेंट सी ही रहेगा, लेकिन सी कॉमा डी में डी का पेरेंट सी बन जाएगा जरूर से। इसलिए इस वाले स्टेट से हम क्या कर देंगे, देखो इस स्टेट में आ गए, तो हमने क्या किया, पेरेंट ऑफ वी इज इक्वल टू यू, दैट इज पेरेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डी। इसका मतलब ये अपडेट हो गया, तो यहाँ पे ये देख सकते हो अपडेट हो गया, बाकी को हमने कुछ नहीं किया। सेम एग्जांपल फिर से हम एक ले लेंगे, जैसे मैंने ई कॉमा एफ लिया, तो पेरेंट ऑफ एफ, तो इसका मतलब जब कंबाइन फंक्शन में कॉल करूंगा तो पेरेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू मेरा ई हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल यार डेटा स्ट्रक्चर है, और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ग्राफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो सेम वैसे यहाँ भी हुआ, अभी तक ए और बी को हमने कंबाइन कर दिया था और बी का पेरेंट ए बना दिया था, सी और डी को मैंने कंबाइन कर दिया था और डी का पेरेंट मैंने सी बना दिया था। अब देखो सी का पेरेंट सी खुद ही है, ए का पेरेंट ए खुद ही है, क्योंकि उससे ऊपर कोई भी उसका पेरेंट लाई नहीं करता है। अभी मैंने क्या किया, एफ का पेरेंट ई बना दिया, तो एफ ई से ज्वाइन हो गया होगा, बट हम कैसे जानेंगे, तो ये देखो ई का पेरेंट ई ही था और एफ का पेरेंट एफ था, अभी एफ का पेरेंट मैंने ई कर दिया, तो ये देखो अपडेट हो गया, तो करंट स्टेट मेरी अपडेट हो गई होगी। अगेन एक एग्जांपल जी कॉमा एच, तो फिर से वही, यहाँ तक चीजें सॉर्टेड थी, यहाँ तक ए बी का पेरेंट ए, डी का पेरेंट सी, एफ का पेरेंट ई। अभी मैंने कहा कि एच का पेरेंट जी बनाना है, तो सेम मेरा करंट स्टेट अपडेट हो जाएगा, जी का पेरेंट जी था, एच का पेरेंट एच था, तो अभी पेरेंट ऑफ अगेन बी इज इक्वल टू यू हुआ होगा, मतलब पेरेंट ऑफ एच में मेरा जी अपडेट हो गया। अब मैंने कहा ना, या तो तुम ये लिख सकते हो या तो ये भी लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो कोई भी एक चीज तुम लिख दोगे तो हमेशा वही अप्लाई होगा। अब बात करते हैं, किसी ने मुझे बोल दिया मुझे ए और सी को कंबाइन करना है, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले की स्टेट क्या थी, देखो मैं इस वाले स्टेट से मैं अपना ट्री बना सकता हूँ, ठीक है, अपना ग्राफ बना सकता हूँ। जैसे ए का पेरेंट ए था तो ए सबसे ऊपर, फिर मैंने कहा बी का पेरेंट ए है तो इसके पहले की स्टेट बना रहा हूँ मैं, तो बी का पेरेंट ए, तो मतलब बी इसका चाइल्ड हो जाएगा। फिर मैंने कहा सी का पेरेंट सी, तो सी एक अलग से नोड होगा। फिर मैंने कहा डी का पेरेंट भी सी, इसका मतलब डी का पेरेंट सी। इसके बाद में ई, तो ई अलग से बन गया। एफ का पेरेंट ई, तो एफ का पेरेंट ई बन गया। तो ये एक तरीका है डिनोट करने का चीजों को, बाकी तुम किसी को भी पेरेंट बना सकते हो दोनों नोड में से। फिर मैंने कहा जी, तो जी अलग से, इसके बाद में एच का पेरेंट जी। तो कुछ पहले सीन मेरा ये था, लेकिन अभी मैंने कहा कंबाइन ए कॉमा सी करना है, तो तुम क्या करोगे, ए को इस वाले नोड को कंबाइन करना चाहोगे इस नोड से, तो जब तुम कंबाइन करोगे देखो कुछ इस तरीके से मुझे मिला स्ट्रक्चर। कैसे, ई और जी इनको तो तुम पूछ ही नहीं रहे हो, तुम सिर्फ ए और सी को ज्वाइन करना चाहते हो। जब तुम ए और सी को आपस में ज्वाइन करोगे ना, तो इनके बीच में कनेक्शन बना दो, ये देखो ये ए और सी के बीच में कनेक्शन बन गया। अब सी का जो चाइल्ड था वो डी था
और ए का चाइल्ड बी था, तो आपस में वो एक दूसरे से लटक के उसके नीचे आ ही गए उसके साथ में। तो तुम्हें सिर्फ सी का और ए का कनेक्शन स्टेब्लिश करना था, तो तुमने वही किया। फिर से पेरेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ए किया, तो जैसे तुमने पेरेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ए किया, देखो ये देखो सी का पेरेंट सी था, अभी सी का पेरेंट क्या हो गया, ए अपडेट हो गया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग थोड़ी सी हो जाती है जर्नी हमारी, कि हमने बोला कि कंबाइन ई और सी को कंबाइन कर दो, तो तुम देखो तुम क्या करोगे, तुम ई यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ई का चाइल्ड एफ है, तो अगर ई किसी से कनेक्ट होगा तो एफ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। वही वाला सीन हमें याद आ रहा है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सेम हाल यहाँ पे भी है, अगर हमने एक नोड को दूसरे नोड से ज्वाइन किया तो उसके जितने भी चाइल्ड हैं ऑटोमेटिक वो इनडायरेक्ट वे में बाकी नोड से अटैच हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर ए बी को बिलोंग करता है, बी सी को बिलोंग करता है, इनडायरेक्ट वे में ए सी को बिलोंग करेगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें डीएसयू में अच्छे से देखने को समझ में भी आती है। तो जब मैंने कहा कंबाइन ई कॉमा सी, तो मैंने ई उठाया और ई को सी से कंबाइन करना चाहा, तो क्या मैं ई को ऐसे सी से डायरेक्ट ऐसे कंबाइन कर दूं? तुम बताओ, क्या मैं इसको ऐसे कंबाइन कर दूं? तो यार देखो चीज़ों में दिक्कत आ जाएगी। क्यों दिक्कत आ जाएगी? अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पेरेंट को पेरेंट से अटैच कर रहे थे, और अभी तक मैंने एग्जांपल भी ऐसे लिए थे कि हम हमेशा पेरेंट को पेरेंट से अटैच कर रहे थे। बट यहाँ पे ये दिक्कत आ गई ना कि हमने एक चाइल्ड नोड को, देखो ये चाइल्ड भी किसी का पेरेंट है, जैसे डी का पेरेंट सी है, बट सी का भी कोई पेरेंट एग्जिस्ट करता है। तो जब हम ई और सी को कंबाइन करना चाहेंगे ना, तब हम सी को डायरेक्टली ई से ना कंबाइन करो, ठीक है। तब क्या करो कि देखो सी डी जो भी नोड तुम ले रहे हो, उस नोड का जो सबसे बड़ा वाला पेरेंट है, मतलब उसके अलावा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे ए, इस ट्री में अगर तुम कोई भी नोड उठाओगे जैसे डी सी बी, तो इन सब का एक ग्रैंड पेरेंट है जो कि ए है। तो ए से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ए ही सबका पेरेंट है, ए से ही सारे नोड्स एक तरीके से कहते हो जनरेट हुए हैं। तो जब तुम कोई भी ऐसा एग्जांपल आ जाए जिसमें तुम्हें वो इमीडिएट पेरेंट ना हो, जैसे कि सी यहाँ पे पेरेंट नहीं है, सी का भी कोई पेरेंट एग्जिस्ट करता है, तुम क्या करो, उस नोड का पेरेंट फाइंड करो। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेक सेट हमने देख लिया, हमने कंबाइन देख लिया। कंबाइन में सिंपली दो नोड को ऐड किया जाता है, मेक सेट में क्या किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है। तो कंबाइन में दो नोड को कंबाइन किया जाता है। कैसे कंबाइन करते हो, पेरेंट ऑफ बी इज इक्वल टू यू, या तो पेरेंट ऑफ यू इज इक्वल टू वी, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद में अब कंबाइन करते वक्त में हमें क्या करना होता है, हमें u का पेरेंट फाइंड करना होता है और v का पेरेंट फाइंड करना होता है, ठीक है। तो जब तुम जैसे यहाँ पे e और c को कंबाइन करना चाहोगे तो तुम कहोगे भाई फाइंड कर ले c का पेरेंट, तो c का पेरेंट कहीं ना कहीं तुम्हें आखिरकार a दिखेगा, ठीक है। और e तो खुद का पेरेंट है ही, तो जब e और c को कंबाइन करोगे तो इन दोनों का पेरेंट आपस में कंबाइन होगा, c का पेरेंट है e का पेरेंट e, ये दोनों आपस में इस तरीके से नोट कनेक्शन बना लेंगे। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा e, अब वही ना, e मेरा फर्स्ट पोजीशन पे, c मेरा सेकंड पे। मैंने हमेशा कहा था कि पेरेंट ऑफ c इज इक्वल टू ई करना है, बट c का भी पेरेंट कोई ना कोई होगा उससे बड़ा, अगर है तो अपडेट करते रहो। c का पेरेंट a आया, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पेरेंट ऑफ ए अपडेट हो जाएगा तुम्हारा, पेरेंट ऑफ ए अपडेट हो जाएगा ई से, मतलब ए देखो ए का पेरेंट चेंज हो गया, जबकि मैंने तो सी का करना चाहा था। तो बात तो वही है, सी का पेरेंट क्या है, ए है, तो ए को चेंज करो ना, जो उसका सबसे मेन एलिमेंट है पेरेंट, उसको चेंज करो तो ए का पेरेंट ही हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा। अब थोड़ी तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा होगा डीएसयू, शायद तुम्हें थोड़ा समझ भी ना आए, बट वीडियो दोबारा से प्ले करके देखना है, सब इजीली क्लियर हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती डीएसयू के लिए, थोड़े थोड़े मैं तुमको क्वेश्चन करा दूंगा, तुम बहुत अच्छे से डीएसयू समझ जाओगे। अब फिर से वही चीज़ आई, जी और एफ को तुम्हें कंबाइन करना था। ऊपर देख लो एग्जाम्पल, मैंने क्या किया था, मैंने ई को पेरेंट बना दिया। अब देखो इसी में तुम्हें जी कॉमा एफ को कंबाइन करना है, तो तुम एक बार मुझे बता दो फटाक से, क्या तुम ऐसे कंबाइन करोगे? जी नहीं, तुम क्या करोगे, एफ का पेरेंट फाइंड करोगे। तो फाइंड फंक्शन लगा के तुमने एफ का पेरेंट फाइंड किया, ई और जी का पेरेंट जी था, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दोगे, इसको, ठीक है। तो अब जी कॉमा एफ, तो पेरेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू जी, तो जी सबसे ऊपर आ जाएगा, ये देखो, और सारे नोड आपस में कनेक्टेड हो गए। इसी के साथ में क्या हुआ, अब जब तुमने पेरेंट ऑफ एफ को जी बनाना चाहा, तो पेरेंट ऑफ एफ ई है, तो ई का पेरेंट अब जी बन जाएगा। यहाँ पे देखो ई का पेरेंट जी, और ई सबसे पहले सबसे बड़ा पेरेंट था ही अपने नीचे वाले नोड का,
तो ई जब जी से कनेक्ट हुआ तो जी का चाइल्ड भी एच उसके साथ कनेक्ट हो गया, तो कुछ तुम्हें इस तरीके से फिगर मिल गया और तुम्हारा अपडेट हो गया करंट स्टेट। तो तुम्हारा ई का पेरेंट अब जी हो गया। अब तुम, आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सब। अब हम एक बार फाइंड फंक्शन के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि तुम्हें यहाँ पे बोला गया कि तुम्हें फाइंड करना यू। एक्चुअली तुम क्या करते हो, कंबाइन कब करते हो बताओ? कंबाइन तुम दो नोड को करते हो। अब तुम यू में, जैसे कि तुमने यू में ए पास किया और वी में तुमने बी पास किया, तुम ए और बी को ज्वाइन करने से पहले क्या करते हो, ए का अल्टीमेट पेरेंट फाइंड करते हो कि ए का पेरेंट बी है, बट बी का भी तो कोई पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्या बी का जो पेरेंट है उसका भी कोई पेरेंट, मतलब अल्टीमेट तुम उस पेरेंट पे जाते हो जिसके बाद कोई पेरेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम हमेशा उन्हीं दो अल्टीमेट पेरेंट्स को ज्वाइन करोगे। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, तो जब मैंने u को फाइंड किया, जैसे कि यहाँ पे u का मैंने वैल्यू d ले रखा है, ये देखो, तो यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा, तो d का पेरेंट, तो इस फिगर से तुम्हें बहुत क्लियरली पता चल रहा है आंसर g है। बट कैसे जानोगे, तो जैसे ही तुम कहोगे पेरेंट ऑफ d फाइंड करो, ठीक है, फाइंड फंक्शन मैंने कॉल कर दिया d पे, तो फाइंड जैसे ही मैंने d पे फाइंड किया मैंने, ठीक है, तो d ने क्या किया, c रिटर्न किया, क्योंकि d का पेरेंट क्या था, c था। तुम अगेन फाइंड करोगे c को, ठीक है, तुम तब तक फाइंड करते रहोगे जब तक वो एलिमेंट खुद का ही पेरेंट ना मिल जाए। अगर वो एलिमेंट खुद का पेरेंट मिल गया, इसका क्या मतलब, उससे बड़ा कोई पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, देखो शुरू में मैंने ऐसे ही तो लिया था एफ जी, मैंने देखो शुरू में हर एक नोड को उसी का पेरेंट बना दिया था। अब अगर लास्ट में मेरा ये सारा स्टेट अपडेट हो गया होगा, तो कोई नोड ऐसा होगा जो कभी नहीं अपडेट होगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा पेरेंट होगा, उसके ऊपर कोई नोड नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि तुम फाइंड करते रहो तब तक उस नोड को, जब तक ऐसा कोई नोड तुम्हें ना मिल जाए जिसकी वैल्यू उसी के इक्वल है। इसका मतलब उससे बड़ा पेरेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पे डी फाइंड किया, तो डी का पेरेंट क्या हुआ, सी हुआ, बट अगेन हमने फाइंड किया सी को, तो मैंने कहा सी का पेरेंट ए हुआ, ठीक है, ये फाइंड ए। तो मैंने अगेन फाइंड किया ए को, ये फाइंड रुकेगा नहीं, ऐसा फाइंड होता रहेगा। ए फाइंड करेगा ई को, कहेगा कि ए का पेरेंट ई है, और ये फाइंड फिर नहीं रुकेगा, ये फाइंड करेगा जी को। अब जैसे ही फाइंड मैंने जी लगाया, तो फाइंड जी इज इक्वल टू जी आ गया, ठीक है, जी का पेरेंट जी आ गया, तुरंत तुम्हें स्टॉप हो जाना है। इसका मतलब तुम्हें यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा रिकर्सन। रिकर्सन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, देख सकते हो यहाँ पे नीचे मैंने लिख रखा है। आई होप तुम्हें एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी अच्छे से। मुझे क्या करना था, फाइंड यू, मतलब डी का मुझे पेरेंट फाइंड करना था। यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब वही है जो उसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उस पूरे सेट को जो रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो उसका पेरेंट, पेरेंट का भी पेरेंट, पेरेंट का भी पेरेंट, एक अल्टीमेट पेरेंट है, वही है रिप्रेजेंटेटिव। तो जब मैंने डी का रिप्रेजेंटेटिव फाइंड किया तो मुझे सी मिला, तो सी इज नॉट इक्वल टू डी, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मुझे जो नोड मैं फाइंड कर रहा हूँ, अगर वही नोड मुझे आंसर में मिल रहा है, इसका मतलब वही अल्टीमेट पेरेंट है। अभी अभी मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया। यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें जी का पेरेंट जी है, तो यहाँ पे तुम्हें फिगर से भी क्लियर है कि जी ही अल्टीमेट पेरेंट है। तो इसलिए जब डी नॉट इक्वल टू डी आया, तो इसका मतलब दोबारा से रिकर्सन कॉल करो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी, तो सी अगेन वही ए। तो अभी अभी जो मैंने समझा वही मैंने यहाँ पे लिखा है नोट्स के लिए, तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो अल्टीमेटली मेरा जी रिटर्न हो जाएगा, ये कहेगा डी का पेरेंट जी है। ये देखो कोड भी इजिली तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने कहा अगर पेरेंट ऑफ यू, ठीक है, अगर पेरेंट ऑफ यू, यू का मतलब पेरेंट ऑफ डी इज इक्वल टू डी है, तो रिटर्न कर दो किसको, डी को। ये देखो मतलब रिटर्न कर दो यू को ही। एल्स, एल्स क्या करो, एल्स रिकर्सन कॉल करते रहो। किसको कॉल करो, मैंने कहा ना पेरेंट ऑफ डी अगर डी के इक्वल नहीं, तो पेरेंट ऑफ डी कुछ एलिमेंट आएगा, जैसे पेरेंट ऑफ डी सी है, मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न यही सेम फंक्शन और इसी का पेरेंट, ठीक है, पेरेंट ऑफ डी। अब जैसे तुमने ये कॉल किया, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डी सी पास हो जाएगा, तो फाइंड करोगे सी को, देखो फिर से वही चीजें परफॉर्म होगी, सी इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ सी नहीं है, फिर से पेरेंट ऑफ सी मतलब ए पास होगा, तो फाइंड ए। तो एक इस तरीके से रिकर्सन कॉल बार बार होता रहेगा और तुम्हें एक ना एक टाइम बाद जी मिल जाएगा। इस तरीके से तुम फाइंड फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर मैंने फाइंड फंक्शन अप्लाई कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, मुझे अल्टीमेट पेरेंट मिल गए। दो नोड अगर मैंने पास किया था कंबाइन फंक्शन में, तो मुझे अल्टीमेट पेरेंट उसके पक्के से मिल जाएंगे फाइंड फंक्शन यूज करने के बाद, क्योंकि फाइंड ऑफ यू, यू का अल्टीमेट पेरेंट दे देगा और वी उसका अल्टीमेट पेरेंट दे देगा। इसके बाद में कंबाइन करने के लिए सिंपली क्या करना है, अगर यू इज इक्वल टू बी, जैसे कि मैंने कहा ए का पेरेंट, सॉरी बी का पेरेंट ए है, ठीक है, सी का पेरेंट डी है और डी का पेरेंट ए है। इसका क्या मतलब, इसका फिगर फटाक से बनाओ, देखो बना के, ए का पेरेंट मैंने कहा
देखो उल्टा सीधा कुछ भी बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो मैंने कहा बी का पेरेंट ए है, ठीक है। फिर मैंने कहा सी का पेरेंट डी है, तो मैंने कहा सी का पेरेंट मेरा डी है। फिर मैंने कहा डी का पेरेंट ए है, इसका मतलब डी का पेरेंट ए है। इस तरीके से ये सिंगल साइडेड नहीं होता जो कनेक्शन है, तो डी का पेरेंट ए है। तो अल्टीमेटली मेरा फिगर कुछ इस तरीके से बन गया, डी सी, ठीक है, ऐसे बन गया। अल्टीमेटली हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना होता है, ठीक है। ये तुम डायरेक्टेड इनडायरेक्टेड ग्राफ पे मत जाना, यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन नहीं देते, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक सेट फॉर्म कर रहे हैं कि ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है। अब ये डी ई से बिलोंग करता है, डी सी से बिलोंग करता है, डी ए से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से हम डिजाइन सेट यूनियन अप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने कहा कि ए बी सी डी, मैंने ये चीज तुमको बताई थी ना, तो अगर मैंने कहा बी और डी को कंबाइन करो, अगर बी का भी अल्टीमेट पेरेंट ए है और डी का भी अल्टीमेट पेरेंट ए है, तो क्या तुम्हें कंबाइन करने की जरूरत है? अब पहले से यार वो सेम सेट में है, पहले से ही वो एक कनेक्शन में बंधे हुए हैं, इसलिए मैंने रिटर्न लगाया। मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ी सी एफिशिएंसी के लिए कि जब जो चीज पहले से कनेक्ट है उसे कनेक्ट क्यों करना, इसलिए मैंने कहा रिटर्न हो जाओ अगर दोनों का अल्टीमेट पेरेंट सेम है। जैसे कि मैंने बी और सी को फाइंड किया, तो उसके अल्टीमेट पेरेंट ही आएगा, पहले से कनेक्टेड है तो क्यों कनेक्ट करना दोबारा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये दोनों आपस में, जैसे मैंने ई और जी पास कर दिया, तो ई का अल्टीमेट पेरेंट ही है, जी का जी है, तो ई और जी को कनेक्ट कर सकते हो, तो तुमने कनेक्ट कर दिया। तो ये इतना आसान था डीएसयू। आई होप मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा पाया। और अभी मैंने तुमको क्या क्या बता दिया, मैंने तुमको बता दिया मेक सेट करना। मेक सेट मतलब शुरू में इनिशियलाइज करना। अब इनिशियलाइज कैसे करते हो, कुछ एलिमेंट्स दिए होते हैं, जैसे ए बी सी डी मैंने लिया, ठीक है। अब इनको तुम्हें क्या करना होता है, इनको इनिशियलाइज करना होता है। इनिशियलाइज शुरू में किससे करते हो, सेम उसी एलिमेंट से करते हो, क्योंकि अभी कोई भी एलिमेंट आप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो ए का पेरेंट ए मान सकते हो, बी का पेरेंट बी मान सकते हो, सी का सी, डी का डी। अब तुम कहोगे ये मानते कैसे भाई, तो देखो तुम वेक्टर बना लोगे, वेक्टर ऑफ कैरेक्टर या वेक्टर ऑफ इंटीजर। इंटीजर बनाओगे तो ए की स्काई वैल्यू इधर स्टोर होगी, ठीक है। वैसे भी हमें वेक्टर में क्या इंडेक्सेस क्या इंटीजर फॉर्म में होते हैं, तो जब हमें ए बी सी डी के करस्पॉन्डिंग हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी, तो ए का स्काई वैल्यू क्या होता है 97, बी का होता है 98, ठीक है। इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा ये, तो इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, ए माइनस ए स्टोर कर सकते हो, बी माइनस बी, सी माइनस सी, सॉरी ए माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, ऐसे इसकी जीरो बेस इंडेक्सिंग निकल के चली जाएगी। तो तुम इस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओ ऑफ 26 इसका स्पेस हो जाएगा वेक्टर का, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके ऑप्टिमाइज करने के, और तुम इसको स्टोर कर लोगे उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है, तुम ए को -1 से स्टोर कर लो, बी को -1 से। शुरू में जब एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो निगेटिव वैल्यू, कोई भी निगेटिव वैल्यू से उसको इनिशियलाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुम्हें फाइंड फंक्शन में ट्रिगर लगाना होता है ना कि u इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ u अगर है तो रिटर्न हो जाओ, क्योंकि अब मुझे अल्टीमेट पेरेंट मिल चुका है। तो अगर तुमने -1 यहाँ पे ले लिया इसका अल्टीमेट पेरेंट इनिशियलाइज करते हो, तुम्हें क्या u इज इक्वल पेरेंट ऑफ u चेक करना है? नहीं, तब तुम्हें चेक करना है -1 इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ u, मतलब पेरेंट ऑफ u अगर -1 इक्वल है, मतलब जो भी तुम्हें कंडीशन लिखनी है उस अकॉर्डिंग तुम इसको मैनिपुलेट अप कर सकते हो। और इसके साथ में एक सेट के बाद तुमने पढ़ा कंबाइन, तो दो एलिमेंट को, दो सेट को आपस में, जैसे कि मैंने कहा ए बी सी डी, ये अलग अलग सेट थे, मैंने कहा ए बी को कंबाइन कर दो, तुमने ए बी को कर दिया। मैंने कहा बी डी को कर दो, बी डी को कर दिया। तुमने कहा सी डी को, सी डी को। बस यहाँ पे दो तीन तुम्हें चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, तुम्हें पेरेंट डिसाइड करना होता है सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उस पूरे सेट को। तो तुमने कंबाइन भी निकाल लिया, और लास्ट में तुमने कंबाइन के अंदर ही तुमने फाइंड फंक्शन पढ़ लिया। आई होप तुम्हें मजा आया होगा, लेकिन कहानी यहीं पे नहीं खत्म होती है, तुम्हें इसमें दो तीन चीजें और सीखनी है। जैसे कि कंबाइन और फाइंड फंक्शन में, फाइंड फंक्शन ओ ऑफ एन टाइम ले सकता है अगर मेरा स्क्यूड ट्री बन गया, मतलब ऐसे सारे नोड ऐसे एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो गए, ठीक है, तो स्क्यूड ट्री बन गया। इसमें सर्चिंग टाइम क्या होती है फाइंड फंक्शन की, ऑफ एन जा सकती है, जबकि हमें ना कांस्टेंट टाइम में ये सारे वर्क परफॉर्म करने हैं, कांस्टेंट लॉग एन टाइम में, ठीक है। तो हमें इस स्क्यूड ट्री को ऐसे कुछ करना पड़ता है जिससे कि हमारा कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाए। उस केस में हम लोग यूज करेंगे पाथ बाई कंप्रेशन, ठीक है, और यूनियन बाई साइज यूज करते हैं, रैंक यूज करते हैं, यूनियन बाई साइज कंबाइन फंक्शन की। कंबाइन को भी हम लोग एफिशिएंसी इसकी और भी इंक्रीज करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं हम लोग इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे, और ग्राफ को बहुत इजीली हेल्प करता है ये सॉल्व करने में, ग्राफ के क्वेश्चन को। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।